हाय फ्रेंड्स। तो आज से हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 वर्ग 3 के ऊपर एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम गणित विषय को कवर करेंगे। तो आपको आपको तो यह तो पता ही होगा कि जो इसकी परीक्षा है वो इसी वर्ष सितंबर माह में होने जा रही है। तो इसके लिए हमने सोचा एक वीडियो सीरीज जारी करते हैं, चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ विशेष जो इसकी बातें हैं, जैसे कि इसकी योजना क्या होगी और इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। तो देखें कि इसमें 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा, यानी कि एक पेपर होगा और उसमें 150 अंक के प्रश्न मतलब 150 प्रश्न होंगे और 150 ही अंक होंगे, यानी कि हर प्रश्न 1 अंक का होगा। और इसके अलावा जो इसमें टाइम होगा वो मिलेगा आपको 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का। और परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। तो इस प्रकार जो है ये तो हो गया कि कौन से पैटर्न से पेपर आएगा। अब पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो जो इसका पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम में क्या है कि पेपर को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। 5 या 6 कितना, हाँ 5 भागों में बांटा गया है। तो इसमें प्रत्येक खंड से 30 प्रश्न और 30 अंक का है। तो मतलब एक खंड 30 अंक का आएगा, उससे एक खंड से, प्रत्येक खंड से। तो इसमें पहला जो भाग है वो किसका है? बाल विकास एवं शिक्षा खंड का, शिक्षा शास्त्र का। दूसरा एक लैंग्वेज का, तीसरा एक लैंग्वेज का, चौथा जो है गणित का है और 5वां विज्ञान और मतलब पर्यावरण और विज्ञान। तो इस प्रकार 5 लेसन है और हम जिस पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है गणित का। तो हम बात करेंगे गणित पर। तो गणित खंड की बात करें तो गणित खंड का पाठ्यक्रम भी दिया गया है। तो गणित खंड के पाठ्यक्रम को आप देख लेना, इसमें पूरा सिलेबस दिया है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप देख लेना। जैसे कि पहला लिखा हुआ है संख्या पद्धति, 1000 से बड़ी संख्याओं को जोड़ना, पढ़ना, समझना, है ना। और 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ होना। इसके अलावा 4 मूलभूत संक्रियाएं। तो हम आज पहली यूनिट पर ही बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो हमारा आज का पहला लेसन है वो किस पर है? संख्या पद्धति पर है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की बात करें, इसका जो सिलेबस दिया है वो एक ये दिया है जो अभी आपने पढ़ा था, तो आप इसको देख लेना। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम, नंबर पर संख्या क्या होती है। तो संख्या देखा जाए तो एक अंकों का, विभिन्न अंकों का समूह होता है। वैसे संख्या एक भी होती है तो ये समूह नहीं कहलाएगा, लेकिन जैसे कि 10 लिखा हुआ है तो ये समूह कहलाएगा। तो विभिन्न अंकों का समूह जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर लिखने में जो पद प्राप्त होता है उसे संख्या कहते हैं। तो ये इनके लिए है, जो एक से बड़ी संख्या होती है उसकी डेफिनेशन इसी आधार पर लिखी जाएगी। जैसे ये है तो ये 0 इकाई वाला, 1 दहाई वाला हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि संख्या जो है कई अंकों से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो किसी संख्या में कोई भी अंक जिस स्थान पर होता है उस अंक को उसका स्थानीय मान कहा जाता है। तो वो मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में होता है वो स्थानीय। तो जैसे कि यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 100। तो यहाँ जो 1 का स्थानीय मान होगा वो ये नहीं, इसमें देखिए आप, इसमें, हाँ। तो इसमें क्या है कि लिखा हुआ है 999। तो इसमें 9 का स्थानीय मान अलग अलग 3 जगह पर होगा। यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा इसका मान 90 और यहाँ पर होगा 900।
तो 3 जगह एक ही संख्या है लेकिन इसका मान तीनों जगह अलग अलग है। तो इसका मतलब स्थानीय मान मतलब कि वो जो अंक जहाँ स्थायी है, जहाँ रुका हुआ है, तो यहाँ पर ये सैकड़े पे है, यहाँ पर दहाई पे है और यहाँ इकाई पर है। तो इस प्रकार स्थानीय मान होता है। आप इस उदाहरण से देख सकते हैं और अच्छे से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,76,128। तो यहाँ पर देखें कि 2 का स्थानीय मान कितना है, तो 2 का स्थानीय मान है 2 लाख, इकाई 2 लाख। और 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 6,000। तो इस प्रकार स्थानीय मान क्या होता है कि कोई संख्या, जैसे कि यहाँ 30 लिखा हुआ है, तो 3 का यहाँ स्थानीय मान कितना है, 30 है। ठीक है, तो इस प्रकार होता है स्थानीय मान। अब बात करते हैं जातीय मान या शुद्ध मान। तो जातीय मान या शुद्ध मान तो कहें इसको कि जैसे कोई संख्या है और संख्या मान लीजिए कि 7 है, तो वो 7 कहीं भी लिखा हो। ठीक है, आपके पास करोड़ों की संख्या है, लाखों में है, लेकिन 7 अगर उसमें कहीं भी लिखा है तो 7 ही कहलाएगा। तो आप इस उदाहरण से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 76,538, तो यहाँ 7 का मान 7 ही होगा, जातीय मान 5 का 5 होगा, 3 का 3 होगा। तो इस प्रकार ये हो गया जातीय मान। अब देखते हैं संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। तो संख्या के प्रकार देखें तो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, ठीक है, 1 से शुरू होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक 1 से कहाँ तक जाती हैं, तो ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। और इनमें जो सबसे खास बात होती है वो कि इसमें जीरो नहीं आता, अर्थात इनमें ना तो 90 आएगा, ना 10 आएगा, ना 80 आएगा। तो इस प्रकार की संख्याएं इसमें नहीं आती हैं। इसके अलावा इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें जो है n से संपर्क प्रदर्शित करते हैं। और उदाहरण पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और यहाँ से लेकर अनंत तक। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो ऐसी संख्या होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, 0 से और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक। तो इसमें अंतर इतना हो जाता है कि वो 1 से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती है, उसमें 0 नहीं आता है और इसमें 0 आता है। अब बात करते हैं हम पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक तो ऐसी संख्याएं होती हैं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक मानों में दर्शाई जाती हैं, यानी कि जैसे -4, -3 या +2। तो मतलब जिनमें जो है एक सामने संख्या के चिन्ह लगा होता है उसकी धनात्मकता या ऋणात्मकता का। ठीक है, और ये ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक होती है, यानी ऋण इन्फिनिटी से धन इन्फिनिटी तक, तो अनंत तक होती हैं। इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर खास बात क्या हुई कि ये संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक ऋणात्मक में होती हैं और धनात्मक अनंत से ऋणात्मक अनंत तक होती हैं। ठीक है, अब उदाहरण की बात करें तो जैसे देख सकते हैं आप, इसमें ये दिया हुआ है अनंत से, ठीक है ना, माइनस अनंत से, यहाँ माइनस अनंत है, माइनस अनंत से -3, -2, 0, 1, 2, 3 अनंत। तो यानी कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 3, ऐसे इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर आएगा 0, फिर 1, फिर ऐसे यहाँ पर इन्फिनिटी। ठीक है ना, अनंत। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आप देखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 6, 8, 10, 12। जैसे 4 है तो 4 किस किस से विभाजित होता है, 4 1 से भी हो जाता है, 4 4 से भी हो जाता है, लेकिन इसके अलावा 4 2 से भी विभाजित होता है, 2 से विभाजित करने पर 2 आता है। तो इस प्रकार ये हो गया। इसके अलावा अब बात करें अगर किसकी, 10 की बात कर लेते हैं। 10 तो 10 भी 1 से और 10 से विभाजित होता है, लेकिन इसके अलावा वो किस किस से विभाजित होता है, इसके अलावा वो 2 से और
5 से। तो यहाँ पर यही बात है कि वो संख्या स्वयं और एक के अलावा भी संख्याओं से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य मतलब जो विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 13, 17। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 2 को, तो 2 से ही डिवाइड होगा तो कितना आएगा 1, और 2 1 से डिवाइड होगा, 2 1 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 2। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मतलब वो संख्याएं जो होती हैं सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं। अब यहाँ एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि जो एक है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड। जो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हैं कि 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसके अलावा सम है, यानी कि सम अभाज्य संख्या है सबसे छोटी 2। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी कि जो सबसे छोटी विभाजित होने वाली संख्याएं हैं उनमें 4 सबसे छोटी है। और 9 सबसे विषम भाज्य संख्या है, सॉरी 9 जो है यहाँ पर बाय मिस्टेक गलती से लिख गया है, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, यानी कि 9 3 से विभाजित हो जाती है। सबसे छोटी जो है वो यही है, 3 सबसे छोटी ये है, ये जो है ये भाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 1 आएगा या 5 आएगा। तो अपन देख लेते हैं कि 5 से बड़ी कोई अभाज्य संख्या, तो मान लीजिए 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 11 है आपके पास, तो 11 में और संख्या में 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6 एकम 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा। अगर हम 7 की बात करें तो 7 ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 7, ये हो गया 7 और इसमें हमने किया भाग 6 से, तो कितना आएगा 6 एकम 6। तो इस प्रकार ये हो गया कि 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या में 6 से भाग देने पर कितना आता है, या तो 1 आएगा या 5 आएगा। अब 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या केवल को 12 में भाग देने पर शेषफल 1 आता है। 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या को 12 से भाग देने पर करेंगे हम असहभाज्य संख्याओं की, को प्राइम नंबर्स की। तो क्या जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वह दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 5, 3 और 7, 4 और 9। तो 4 और 9 क्या हो जाएगी 2 और, यहाँ पर जैसे 2 और 5 तो है एक ही है इनका, क्योंकि 2 1 से डिवाइड होती है और 2 से, यानी कि खुद से और 1 से। 5 होती है जो, वो भी ऐसा ही है, खुद से डिवाइड होती है और 5 से होती है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और 7 भी ऐसा ही है। और 4 और 9 में क्या है, ठीक है, 4 में क्या है कि एक तो ये 1 से हो जाती है, एक ये 2 से हो जाती है और एक ये 4 से हो जाती है। जो 9 है वो भी 1 से, 3 से और 9 से हो जाती है। तो इसका भी क्या हो जाता है, अंत में क्या बचता है इसमें 2 और 3, और 2 और 3 भी 1 होगा इसका महत्तम। तो इस प्रकार ये होती हैं। अब बात करते हैं सम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, ठीक है, जैसे कि ये 8/2, अथवा जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि आदि। अब बात करते हैं विषम संख्याएं।
ऑड नंबर्स, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 9/2, अथवा जिनके अंत में क्या आता हो, जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे आता हो। उदाहरण के लिए ये लिखा हुआ है 1, 3, 11, 15, 19। अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देने से बनती हैं, यानी कि जो कैसे बनती हैं, 1 में 2 का भाग देने से, या 2 में जो है 3 का भाग देने से बनती हैं। इन्हें क्या करते हैं, इन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में। और उदाहरण के लिए देख सकते हैं 2/3, 9/2। यहाँ जो नोट करने वाली बात, इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि Q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। हर जो बटे में होता है उसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1/0 नहीं लिख सकते, ये गलत होता है। 0/1 हो सकता है, 0/1 हो सकता है, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता है। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो जब क्या है, ये धनात्मक होती है तो धनात्मक परिमेय कहते हैं, जैसे कि प्लस का 2/3, और जब ये माइनस का 2/3 होगा तो इसे ऋणात्मक कहेंगे। ठीक है, जिस संख्या का मान ऋणात्मक होगा उसे ऋणात्मक कहेंगे। सभी दशमलव वाली संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। 0 1 परिमेय संख्या है। पूर्ण वर्ग वाली परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 2/3 और 5/3। इसके मध्य अनेक संख्याएं होंगी। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 1/2 गुणे 1/2 बराबर कितना होगा, 1/4। या जैसे जोड़े हैं तो 1/2 प्लस 1/2 तो बराबर कितना आ जाएगा, 2/2। तो परिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। तो ऐसी परिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि बीजीय संख्याएं। तो जैसे कि पाई को नहीं लिखा जा सकता, तो इस प्रकार से। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि 1000 तक की जो संख्याएं होती हैं, 1000 तक की, ठीक है ना, उन्हें कैसे पढ़ा लिखा जा सकता है। तो इसको देख लेते हैं डिटेल से, काफ़ी अच्छे से। तो देखते हैं, हमारे पास एक संख्या दी गई है, ये दी गई है संख्या 15,68,942। तो हम ये समझेंगे कि कैसे इसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जा सकता है। तो ये समझने के लिए हम देखते हैं कि इसमें कितने अंक हैं, और इसको हम पीछे से गिनते हैं, इधर से 2 से। तो ये कहलाएगा दहाई का, 2 कहलाएगा इकाई का, 4 कहलाएगा दहाई का, 9 सैकड़े का आएगा, 8,000, 6 आएगा 10,000 में, और 5 आएगा लाख में, और 1 आएगा 10 लाख में। यानी कि एक क्रमशः बढ़ता है, इकाई, ठीक है ना, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो इस प्रकार ये 10 लाख में है। अब इसको पढ़ने के लिए हम कहेंगे, तो जब संख्या 1 में होती है तो 1 लाख, मतलब यहाँ 1 लाख था और यहाँ 10 लाख था, तो यहाँ जो 10 लाख लिखा हुआ है, तो यहाँ 10 लाख से लेके 99 लाख तक का गिना जाएगा, उसके बाद 1 करोड़ आएगा। तो यहाँ तक हम गिनेंगे, तो इसको बोलेंगे कितना, 15 इकट्ठा जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 15 लाख। 15 लाख के बाद हम जाएंगे कितना, 10,000 में, क्योंकि ये 1,000 जो है 8 में आ रहा है और 10 6 में आ रहा है, तो ये 68,000 हो जाएगा। कितना, 68,000। उसके बाद क्या बचता है, 9 आता है तीसरे नंबर पे, यानी कि सैकड़े के स्थान पर आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और फिर बाद में बचता है दहाई के स्थान पर 4 और इकाई के स्थान पर 2, तो कितना हो जाएगा, 42। तो 15,68,942। तो इस प्रकार हम संख्याओं को पीछे से पढ़ते हैं, इकाई के अंक से पढ़ते हैं, और जो उसका स्थानीय मान होता है उसके अनुसार जो है उसे पढ़ा जाता है।
कि जैसे कोई भी संख्या है उसके स्थानीय मान से ही उसे पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार हमने इस वाले लेसन में देखा कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं स्थानीय मान क्या होता है, उनका शुद्ध मान क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा कि संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं और जो ये 1000 से बड़ी संख्याएं होती हैं उन्हें कैसे पढ़ा और समझा जाता है, लिखा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में कि संक्रियाएं, सामान्य संख्याएं यानी कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है ना। अब तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।